Hello and welcome to Diya Online Science Academy. Today we are going to start the first lecture of chapter 3 Current Electricity of Standard 12th. In the first and second we have seen the things related to static electricity. That means we had seen the charges at rest. Okay, so in the first and second chapter the charges were at rest, and the branch that deals with such charges is called as electrostatics, that we have already seen. Now if charges are somehow brought in motion, then electric current or the branch that we will be dealing with will be current electricity as well as magnetism, electromagnetism. These branches will be dealt with if the charges are brought in motion somehow. बराबर. तो अब जो फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया, उसके बदले अब जो चैप्टर स्टडी करेंगे, थर्ड चैप्टर, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर, वो सभी चैप्टर्स के अंदर वी विल बी टेकिंग दैट चार्ज इज इन मोशन. Then only the things that we are going to study, current electricity वो पिक्चर में आएगा, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो पिक्चर में आने वाला है. बराबर, ठीक है. तो अब ये चार्जेस when they are brought in motion, charges brought in motion, they may create two kinds of current, right? One is steady current. स्टेडी करंट, यहां पर लिखेंगे हम लोग चार्जेस ब्रॉट इन मोशन में जनरेट. क्या क्या जनरेट हो सकते हैं उससे? वन इज स्टेडी करंट और द रैंडम करंट. वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो हम लोग प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाएंगे कि कितने टाइम पे कितना करंट जो है वो हम लोगों को मिल रहा है, कितना करंट वो दे पाएगा. राइट, करंट क्या है वो भी अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं. बट टू टाइप्स ऑफ करंट्स विल बी देयर, स्टेडी करंट एज वेल एज रैंडम करंट. तो रैंडम करंट जो है वो कहां पर देखने को मिलेगा? तो नेचर के अंदर आप लाइटनिंग देखते हो, बिजली कड़कती है, उसके अंदर जो करंट होगा उसकी स्पेसिफिक कोई एक टाइम नहीं होगा कि इतने टाइम पे ही बिजली कड़केगी या इतने करंट वाली ही बिजली कड़केगी. वो कोई भी रैंडम अमाउंट की रैंडम टाइम पे हो सकती है. राइट, सो लाइटनिंग इज अ काइंड ऑफ रैंडम करंट. राइट, उसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकता. स्टेडी करंट जो है वो अगर हम लोग ले लें कि वॉच के अंदर सेल है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, तो वो स्टेडी करंट हो गया. या वही सेल्स जो है वो अगर टॉर्च के अंदर डाले तो उससे जो करंट मिल रहा है, दीज आर द काइंड्स ऑफ स्टेडी करंट्स. बराबर, तो ये दो टाइप के हैं. नाउ ये जो स्टेडी करंट है उसका हमें एक जनरलाइज्ड, एक पहले फॉर्मूला देखना है. तो फॉर्मूला फॉर स्टेडी करंट, वैसे देखने जाए तो रैंडम करंट के लिए भी हम लोग वो जो फॉर्मूला आएगा वही अप्लाई कर पाएंगे, बट रैंडम करंट की कैलकुलेशन की उतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं होती. एज वेल एज जो टाइम ड्यूरेशन होगा, वो टाइम ड्यूरेशन हर एक बार हमने एक बार उसकी कैलकुलेशन कुछ की तो नेक्स्ट टाइम वो कैलकुलेशन कुछ अलग होगी. हर बार वो वैल्यू जो आएगी वो चेंज होती जाएगी. राइट, तो हमें उसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी. इन प्रैक्टिकल रूटीन में हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला चाहिए. सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर स्टेडी करंट? तो अगर हम लोग ये बताएं कि द चार्ज पासिंग और क्रॉसिंग अ क्रॉस सेक्शनल area, cross sectional area in some time duration
बराबर। ये अगर हम लोग ले लेते हैं, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि टाइम ड्यूरेशन हमने इतना लिया, तो उसमें उस क्रॉस सेक्शन में से जो चार्ज पास हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड, उसकी अमाउंट कितनी है उस क्रॉस सेक्शन एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू। तो हम लोग ये स्टेडी करंट है उसके लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं, एंड द फॉर्मूला कैन बी रिटन लाइक दिस, I इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ओके, ये डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी क्यों आया? तो सपोज के ये क्रॉस सेक्शनल कोई एरिया है, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में मैं अगर ले रही हूं कि इस तरफ आने वाला चार्ज जो है वो Q है, और इधर से क्रॉस करके आने में उसको अगर मैं ज्यादा टाइम दे रही हूं, तो ज्यादा टाइम में ये चार्ज जो है वो भी ज्यादा आएगा। तो Q will be proportional to T. Delta Q will be proportional to delta T. More the time you are giving it to it, more the charge will be crossing through that cross section. सो इन ये रिलेशन इनके बीच में है, तो उसके ऊपर से फिर हम लोग जो फॉर्मूला यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म जो आएगा, दैट टर्म इज ट्रीटेड एज स्टेडी करंट, कि आप ऐसे ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज करते जाओ, एंड द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ current, respective amount of charge that is passing, that will give you the magnitude of steady current crossing that cross sectional area. Okay, तो यहाँ पर जो चार्ज पासिंग थ्रू लिखा, उसके बदले हम लोग लिखेंगे द नेट चार्ज पासिंग अक्रॉस सेक्शनल एरिया। अब नेट चार्ज क्यों बताया? Here we have seen that Q चार्ज जो है वो एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा है, बट कोई एक मैंने कंडक्टर ले लिया या कोई भी मटेरियल ले लिया, तो इन दैट केस इट वोंट हैपन दैट चार्ज इज पासिंग ओनली इन वन डायरेक्शन। Here we are considering that suppose some charge, some positive charge, whichever are the positive charge are going in backward direction, and in forward direction total negative Q charge is passing, right? Q plus Q and minus Q I'm not writing, otherwise you will get confused that both are same in magnitude and opposite and polarity. तो कोई टोटल पॉजिटिव चार्ज जो भी है वो अभी हम लोगों ने ऐसे ले लिया कि इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, और जो जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। तो इन बैक एंड फोर्थ direction Q positive and negative charges are passing through the given cross section or considered cross section। बराबर, जो भी हमने कंसीडर किया उसके थ्रू। तो अभी मेरे पास मैं अगर बोलूं कि प्लस वाले इतने इस तरफ आ गए, नेगेटिव वाले इतने इस तरफ आ गए, तो मेरे पास नेट अमाउंट ऑफ चार्ज इस डायरेक्शन में आने वाला कितना है? तो नेट चार्ज कितना? नेट चार्ज Q नेट इक्वल्स टू Q प्लस माइनस Q माइनस, इनका जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर मुझे Q नेट मिलेगा। That Q net will be taken over here, और उसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन दिया इनको बैकवर्ड एंड फोर्थ जाने के लिए, बैक एंड फोर्थ जाने के लिए, वो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर लेना है, तो I जो है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी। Now suppose if we are taking that this time duration is very minute, very small time duration has been given, then ये जो मुझे मिला ना अभी, वो मुझे एवरेज वैल्यू मिल रही है, एवरेज करंट। सपोज इफ आई वांट टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट पे कितना करंट पास हो रहा है वो अगर फाइंड करना है, तो वो क्या होता है? इंस्टेंटेनियस। ये इंस्टेंटेनियस वाली चीज, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वाली जो चीज है वो हमने किस में देखी थी? रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन के अंदर देखी थी, बराबर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये सब देखा था, बराबर। तब भी हमने क्या किया था? ये जो टाइम ड्यूरेशन था उसको एज स्मॉल एज पॉसिबल बनाया था। एज स्मॉल एज पॉसिबल मतलब कि लिमिट डेल्टा टी
टेंड्स टू 0 और फिर मैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लेती हूं, देन I will be equals to dq by dt, राइट। तो ये जो मुझे मिला वो इंस्टंटेनियस करंट मिला, राइट। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट, सी यहाँ पर ये हमने बताया कि जो चार्ज पास हो रहा है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप ज्यादा टाइम दे रहे हो तो ज्यादा चार्ज जो है वो पास हो रहा होगा। सो एक्चुअली द चार्ज पासिंग इज द फंक्शन ऑफ टाइम, राइट। तो मैं चार्ज जो है उसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। चार्ज सपोज कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला के लिए आप लोगों को, पर्टिकुलर केस के लिए आप लोगों को दे दिया कि Q कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस 3t² + 1। दैट मीन्स अगर आप t की वैल्यू 1 पुट करते हो तो आपको कितना चार्ज उस टाइम पे पास हो रहा है वो मिलेगा। 2 पुट कर रहे हो तो 2 सेकेंड्स के अंदर कितना, 0 to 2 सेकेंड में कितना वो मिलेगा, 3 सेकेंड, 3rd सेकेंड में, 4th सेकेंड में, 2 सेकेंड्स में, सेकेंड में वो आपको Q की वैल्यू जो है वो इसके ऊपर से मिलेगी, राइट। अब यहाँ पर हमने क्या किया, dq बाई dt, एज Q इज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो मुझे इसके ऊपर से करंट फाइंड करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जो गिवन इक्वेशन है उसका। तो I इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ 3t² + 1। डिफरेंशिएशन गिव्स मी 3 into 2t + 0, बराबर। डिफरेंशिएशन आता होगा अभी आप सबको, बट फिर भी यहाँ पर बता दिया। जो कांस्टेंट है वो 3t² का डिफरेंशिएशन जो पावर है वो आगे आ जाएगा 2 एंड एक पावर रिड्यूस हो गया तो 2 - 1 तो 1 बचा, 1 पावर हम लिखते नहीं इसलिए 2t एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। ये पता ही होगा आप लोगों को। 3 2s are 6 into t। अब इसमें आपको बताए कि कौन से इंस्टेंट पे, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू गिवन देगा ना, तो आपको कौन से इंस्टेंट पे, मतलब कितने वाली सेकंड पे। तो यहाँ पर सपोज के t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे कितना करंट अगर फाइंड करना है तो I of 1 विल बी इक्वल्स टू 12। I of 1 will be equals to 6 एम्पियर। अभी मैंने यहाँ पर लिखा एम्पियर, तो यहाँ पर हमें इसका यूनिट भी तो देखना पड़ेगा। तो यूनिट ऑफ करंट इज सी dq बाई dt। तो चार्ज किस में मेजर होता है, कूलम में, पर टाइम किस में, सेकंड में। तो कूलम पर सेकंड और एम्पियर, ये दो इसके यूनिट्स हैं। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, तो जब हमें नोटेशन में लिखना होगा तब हमें कैपिटल A लिखना पड़ेगा, अदरवाइज पूरा ही स्मॉल में एम्पियर। तो यहाँ पर I of I at 1 सेकेंड, ये पर्टिकुलर केस के लिए आ रहा है 6 एम्पियर। अगर यहाँ पर t इक्वल्स टू 2 वैल्यू दी होती, I फाइंड करना है कितने सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे, तो आंसर क्या आता है, यहाँ तक वही चीज करनी है, 6 into 2 12 एम्पियर होगा, बराबर। तो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है इसलिए हमें I इस तरह से मिला। सेम वे में आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर तो गिवन क्या था, Q जो है उसकी वैल्यू गिवन थी, बराबर। Q जो है वो टाइम का फंक्शन कुछ ऐसे ऐसे गिवन था, बट उसके बदले अगर दे दे कि करंट जो है वो करंट इतना है और कितने टाइम में पास हुआ, तो 0 to 1 सेकेंड में इतना करंट पास हो रहा है, तो अब फाइंड करो चार्ज कितना पास हो रहा होगा, बराबर। अभी क्या दिया था, चार्ज गिवन था और करंट फाइंड करना था। अब उसके बदले करंट गिवन होगा और चार्ज फाइंड करना है, तो इसके ऊपर से ही हम लोग देखें फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो I इक्वल्स टू dq बाई dt, मुझे Q चाहिए इसके ऊपर से, तो dq इक्वल्स टू I dt, I जस्ट वांट Q नॉट dq, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन I dt। सो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों कट हो जाएंगे, सो Q विल बी इक्वल्स टू I dt, मतलब I का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
जो भी लिमिट्स गिवन होगी वो कि कितने इतने टाइम के लिए 0 to 1 सेकेंड, अभी जैसे मैंने बताया ना कि 0 to 1 सेकेंड में इतना करंट पास हुआ, तो वो यहाँ पर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऐसे लिखना है। 0 to 2 सेकेंड, 2 to 4 सेकेंड, तो 2 यहाँ पर और 4 यहाँ पर ऐसे लिखना है और फिर इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन का रूल भी आप लोगों को पता होता है, वो यहाँ पर जो फंक्शन दिया हो उसके ऊपर हमें अप्लाई करना है। ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट द स्टेडी करंट। करंट होता क्या है, करंट कैसे जनरेट होता है, वो यहाँ पर अभी हम लोग बाद में देखते हैं, बट एक्चुअली वो है क्या, मूवमेंट, मोशन ऑफ चार्ज है, मोशन ऑफ चार्ज, और उसमें भी नेट चार्ज होगा, नेट मूवमेंट अगर दिख रही होगी तो स्टेडी करंट हमें उसमें से मिल रहा होगा, राइट। तो इतनी चीजें जो है वो आप नोट कर लो। नाउ लुकिंग एट द रेंज ऑफ करंट दैट वी कैन ऑब्जर्व इज रेंज ऑफ करंट। तो नॉर्मल जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस होते हैं, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, उसमें फ्यू एम्पियर का करंट ऑब्जर्व होगा, बराबर। आपने देखा होगा तो छोटे जो प्लग होते हैं उसको बोलते हैं 5 एम्पियर का प्लग है, बड़े प्लग होते हैं तो 15 एम्पियर का प्लग है, ऐसे सुना होगा, बराबर। तो ये फ्यू एम्पियर करंट जो है वो अप्लायंसेस जनरली ड्रॉ करते हैं। फिर अगर हम लोग नेचुरल करंट जो है रैंडम, उसकी अगर बात करें, उसका एग्जांपल क्या लिया था हमने, लाइटनिंग। तो लाइटनिंग के अंदर अ फ्यू 10,000 एम्पियर जितना करंट, इतनी रेंज होती है, अ फ्यू 10,000 एम्पियर जितना करंट जो है वो पास हो रहा होगा। मोर ओवर हमारी बॉडी जो है वो, बॉडी में भी नर्वस सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम के अंदर भी जो मैसेजेस कन्वे होते हैं नर्वस सिस्टम में, तो वो मैसेजेस कन्वे करने के लिए भी करंट जो है वो करंट के थ्रू पास होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी करंट फ्लो हो रहा होता है, जनरेट होके वो पास हो रहा होता है। तो इन ह्यूमन बॉडी और इन नर्व्स, पर्टिकुलरली इन नर्व्स, वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होता है, वो होता है अ फ्यू माइक्रो एम्पियर, इतनी रेंज का छोटा सा होता है, बराबर। तो ये तो बात हो गई रेंज की। देन वी वांट टू सी अ फ्यू नोटवर्दी पॉइंट्स अबाउट करंट, स्टेडी करंट एंड चार्ज पासिंग, बराबर। कुछ चीजें हैं जो हमेशा हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी जब भी स्टडी कर रहे होंगे तब ये ध्यान में रखनी है। तो नोटवर्दी पॉइंट्स कौन से हैं इसमें, तो ऑलवेज कन्वेंशनली यही लिया जाता है, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट is taken as the direction of motion of positive charge, बराबर। हमने अभी क्या लिया था कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ लिया, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन some positive charge was flowing, in the forward direction some negative charge was flowing। तो इस केस में हम लोग करंट की डायरेक्शन कौन सी लेंगे, ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन लेते हैं, बराबर। अगर मुझे एक सेल ऐसे दे दिया और उसमें से मैंने कुछ अप्लायंस यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, तो हमेशा ये पॉजिटिव वाला जो है, पॉजिटिव टर्मिनल, उस पॉजिटिव टर्मिनल से आउटवर्ड ऐसे करंट जो है वो हम लोग शो करेंगे। हालांकि होता क्या है ये हम लोग बाद में देखेंगे, बट हालांकि होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है, मतलब चार्ज उल्टी डायरेक्शन में होगा, बट कन्वेंशनली करंट की डायरेक्शन हम लोग चार्ज की डायरेक्शन नहीं लेते, वो उससे ये उल्टी डायरेक्शन जो पॉजिटिव में से ऐसे लिविंग पॉजिटिव चार्ज की जो मोशन है वो ली जाती है, बराबर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द चार्ज, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में है। द चार्ज एट एनी पॉइंट
इन द सर्किट और इन द कंडक्टर, अभी हम लोग लिखेंगे इन द सर्किट कैन नेवर बी जनरेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बराबर, जैसे कि यहाँ पर ये चार्जेस जो है वो Q प्लस Q एंड माइनस Q चार्जेस यहाँ से पास हो रहे हैं, तो Q नेट जब मैं देखूंगी तब मैं Q प्लस एंड माइनस Q माइनस जो है वो कर दूंगी, तो Q नेट मुझे कुछ मिलेगा। सपोज कि यहाँ पर ये 5 कूलम है और ये नेगेटिव वाला 2 कूलम जा रहा है, तो यहाँ पर ये 3 कूलम बचा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 2 कूलम डिस्ट्रॉय हो गया। वो क्या होता है एक्चुअली, पॉजिटिव आयंस जो होते हैं उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो जाते हैं, तो ये यहाँ पर एग्जिस्ट तो करता है बट अब वो इंडिविजुअल चार्ज की तरह नहीं दिखेगा। बराबर, तो इसका कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ना ही कोई न्यू चार्ज जो है वो जनरेट होता है। बराबर, चार्जेस जो है वो कहाँ से मिलेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो थे यहाँ पर कंबाइन हुए थे, तो इलेक्ट्रॉन्स ही फाइनल ऑर्बिट जो ये ऑर्बिट है लास्ट ऑर्बिट, उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल के बाहर आते हैं। राइट, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आयंस जनरेट हुए और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिलते हैं। तो ये कोई जनरेशन नहीं हुआ, खाली सेपरेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए चार्ज ऑलवेज गेट्स कंजर्व्ड। तो ये which refers या तो which approves या follows the conservation law of conservation of charge। बराबर, ये सेकंड पॉइंट ध्यान में रखना है। ये सब पॉइंट्स जो है ना, ये वाला पॉइंट फिर आगे हम लोग किरचॉफ्स लॉ देखेंगे, तो वो किरचॉफ्स लॉ के टाइम पे भी अप्लाई हमें करना होगा, तब फिर से हम लोग इस चीज को रिकॉल करेंगे। ये डायरेक्शन ऑफ करंट तो हमें पूरे चैप्टर में देखना है, कौन सी डायरेक्शन में करंट जो है वो शो करना है। बराबर, तो ये नोटवर्दी पॉइंट्स इसीलिए हम लोग फर्स्ट लेक्चर के अंदर देख रहे हैं कि आगे हमें इन सब की एप्लीकेशन बहुत ही मतलब उसके बगैर हम कोई कंसेप्ट जो है वो अप्लाई समझ ही नहीं पाएंगे, या कोई जो सम होगा वो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। बराबर, तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। देन थर्ड पॉइंट इज करंट जो है उसकी डायरेक्शन हमें मिलेगी। बराबर, करंट की डायरेक्शन बताई ना कि ये पॉजिटिव से ऐसे जा रहे, मतलब ये करंट की डायरेक्शन तो आई, तो डायरेक्शन हम लोग कोई मैग्नीट्यूड होगा एक तो इसका 5 एम्पियर, कौन सी डायरेक्शन में, ये वाली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे हमें दिख रहा है अभी। तो डायरेक्शन आई और मैग्नीट्यूड आया, तो ऐसी क्वांटिटी को तो हम क्या बोलते हैं, स्केलर के वेक्टर, हम लोग उसको वेक्टर बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो। बट यहाँ पर जो करंट है वो फिर भी स्केलर क्वांटिटी है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्यों, as it does not follow the laws of vector quantity। अब इसका मतलब क्या कि सपोज करंट एक यहाँ पर इस डायरेक्शन में 5 एम्पियर जो है वो जा रहा है, और इस डायरेक्शन में यहाँ पर और करंट जो है वो जुड़ गया 2 एम्पियर का, तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं बोलूंगी यहाँ पर 7 एम्पियर करंट है। बराबर, अब करंट यहाँ पर ये ऐसे 5 एम्पियर और ऐसे 2 एम्पियर है, यहाँ पर 5 एम्पियर और इधर से ये 2 एम्पियर, ऐसे मैंने शो कर दिया। तो इस पॉइंट पे यहाँ पर नेट चार्ज, नेट जो करंट है वो कितना बचा, 3 एम्पियर जितना ही बचा इस जंक्शन पॉइंट पे। बराबर, ये नेटवर्क का कुछ पार्ट कुछ है ऐसे अभी मैंने दिखाया। इस केस में भी यहाँ से 5 और इधर से 2 अगर है, तो इधर भी कितना करंट जो है वो 3 एम्पियर, मान लो कि यहाँ पर ये इनवर्ड है, चलो इसमें से लीविंग है, यहाँ पर ये 5 एम्पियर जो है वो एंटर हो रहा है और उसमें से 2 एम्पियर निकल गया,
तो 3 एम्पियर, ये ऐसे होगा तो भी 3 एम्पियर बचेगा। मतलब हमें यहाँ पर वेक्टर एडिशन जो ऐसे करते थे ना, रिजल्टेंट फाइंड करते थे कि करंट इस डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में आया तो कुछ रिजल्टेंट अलग होगा, और ऐसे ऐसे ऐड हुआ, I1 I2 को मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो अलग इसका एडिशन होगा, ऐसे नहीं होता इसमें, बराबर। वेक्टर क्वांटिटी के जो एडिशन के रूल्स या जो भी बाकी सारे रूल्स है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। हमें डायरेक्टली उसका कौन सी डायरेक्शन में, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ऐसे ही खाली देखना है। तो वेक्टर क्वांटिटी के बाकी सारे लॉज जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं है, दैट्स व्हाई इट हैज टू बी कंसीडर्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी, बराबर। तो ये कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स थे इसके, ये लिखो आप। Now let us see what actually happens in the conductor when it is placed in an electric field or if it is in the absence of electric field. तो हमें ये बेसिकली ये देखना है कि करंट जो है उसका जनरेशन होता कैसे। अभी हमने देखा कि नेट चार्ज जो है वो अगर हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू पास होते हुए मिला, कुछ नेट चार्ज की अमाउंट है, तो करंट जो है वो पास हो रहा है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, बराबर। तो एक्चुअली कंडक्टर जो है वो कंडक्टर का बिहेवियर कैसे होता है वो हमें देखना है। तो पहले हम लोग कंडक्टर को इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कोई एक कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनसाइड द कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स they move according to the temperature ऑफ द कंडक्टर। सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो सब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करके इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव हो रहे होंगे, बराबर। तो इनकी मूवमेंट अगर ये जो बाहर से वो उसने टेम्परेचर इंक्रीज है, मतलब क्या, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, हीट एनर्जी की वजह से उनकी रैंडम मोशन सारे आयंस की, सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो उनकी एटम्स की होंगी। तो फिर जो आउटर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो उसमें से लूज हो जाएगा और फिर वो उसकी कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन होगी, बराबर। वो रैंडम मोशन ऐसी होगी कि सपोज ये कंडक्टर का कोई क्रॉस सेक्शन लिया तो एक डायरेक्शन में जाने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n इलेक्ट्रॉन्स मैंने सपोज लिए, तो ऑलमोस्ट उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मिल रहे होंगे, बराबर। इसमें इसको मैंने कंडक्टर को कहां पर रखा है, कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो वैसी डायरेक्शन में। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, उनकी मूवमेंट तो हो ही रही होगी, बट मैं नेट जब देखने जाऊं, क्यू नेट के लेफ्ट में कितने, राइट में कितने, तो क्यू नेट मुझे मिलेगा 0। तो क्यू नेट 0 है, इसलिए I इक्वल्स टू क्यू नेट बाई टी के अकॉर्डिंगली ये भी हो जाएगा 0। सो इलेक्ट्रॉन्स की हमने सबसे पहले क्या लिखा, चार्जेस इन मोशन है तो करंट आएगा, बराबर। तो यहां पर चार्जेस मतलब कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होते हुए भी करंट हमें ऑब्जर्व नहीं होता। करंट कब ऑब्जर्व होगा, हमने यहाँ पर फिर लास्ट में लिखा था कि नेट चार्ज, बराबर। नेट चार्ज अगर कोई एक टाइम ड्यूरेशन में मूव होते हुए हमें अगर दिखा तो स्टेडी करंट ऑब्जर्व होगा। तो यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं बन रही है, इसलिए करंट भी हमें नहीं मिल रहा है, बराबर। नाउ व्हाट हैपन्स इफ आई प्रोवाइड सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे हेडिंग लिखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक field. Now how shall we provide the external electric field? For that consider two insulated plates. ये क्या है, insulated plates, insulated plate. This is also
insulated plate, and on this insulated plate somehow I have deposited some positive charge, let's say total Q charge, and similarly the same amount of negative charge has been deposited on the plate number 2. Now in between these two plates I have placed a conductor, cylindrical conductor, बराबर। आप ऐसे समझ लो कि ये जो पेन है, ये पेन के इस एंड पे यहाँ पर एक प्लेट लगा दी और यहाँ पर इधर एक प्लेट लगा दी, बराबर। तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों साइड पे इसको कंडक्टर समझ लो, कंडक्टिंग मटेरियल से बना है, यहाँ पर इंसुलेटेड, यहाँ पर इंसुलेटेड। अब जो दो प्लेट्स लगाई ना, वो दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज है। नाउ ड्यू टू दिस चार्जेस, यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव, उनकी वजह से क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगा, प्रोड्यूस होगा। तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बता दूं मैं। Now due to this external electric field, presence of external electric field, the free electrons inside the conductor will get attracted or they will experience Coulombian force towards this positive plate. तो सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ये पॉजिटिव प्लेट के टूवर्ड्स आएंगे। सेम वे में जो आयंस अभी फॉर्म हुए होंगे, पॉजिटिव आयंस, बराबर, पॉजिटिव आयंस इस डायरेक्शन में जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस डायरेक्शन में जाएंगे, बराबर। और इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थोड़े से ज्यादा होंगे, इसलिए यहाँ पर हमें नेट जो मिलेगा, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो उनका वो नॉन जीरो होगा। क्यू नेट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो इन सच केस, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस के अंदर, राइट। तो क्यू नेट जीरो नहीं है, इसलिए आई भी जीरो नहीं होगा। तो इसमें हमें करंट जो है वो मिलेगा, बट कब तक मिलेगा, जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाके ये पॉजिटिव वाले चार्जेस है उनके साथ कंबाइन होके इनको सेटिस्फाई, न्यूट्रलाइज नहीं कर देगा तब तक, बराबर। सेम वे में आयंस जो है वो यहाँ पर जाएंगे, उधर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। वंस ऑल द चार्जेस ऑन दिस इंसुलेटेड प्लेट्स गेट न्यूट्रलाइज्ड, फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जनरेट करेगा, कोई नहीं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन प्लेट्स की वजह, उनके ऊपर के चार्जेस की वजह से ही बन रहा था ना। अब चार्जेस ही नहीं रहे तो, बराबर, चार्जेस नहीं रहे मतलब वो न्यूट्रलाइज हो गए हैं, तो ऐसे बचे नहीं। तो अभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो फिर से ये वाली सिचुएशन आ गई जो हमने ऊपर लिखी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनकी रैंडम मोशन होगी, बराबर, रैंडम मोशन होगी, they move randomly, और फिर Q नेट कैसा आएगा, उसमें जीरो आएगा, बराबर। तो सपोज मुझे ये मोशन कंटिन्यूअस रखनी है कि मुझे आई खाली मोमेंटरीली ना मिले, कंटिन्यूअस मिलता ही जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये एक्सटर्नल फील्ड परसिस्ट हो ना, ऐसे होना चाहिए, बराबर ना, ये यहाँ पर रिटेन होना चाहिए। तो ये हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो कंटिन्यूअस एक्सटर्नल फील्ड या कांस्टेंट एक्सटर्नल फील्ड कैन जनरेट कंटिन्यूअस करंट, बराबर। और स्टेडी करंट अगर हम लोगों को चाहिए तो एक्सटर्नल फील्ड जो है उसको भी हम लोग स्टेडी रखेंगे। तो ये हम लोग कांस्टेंट एक्सटर्नल फील्ड कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो कांस्टेंट एक्सटर्नल फील्ड कैन बी प्रोवाइडेड बाय द हेल्प ऑफ सेल या तो बैटरी, बराबर। बैटरी लगा दी तो यहाँ पर कंटिन्यूअसली ये ऐसे जनरेट हो जाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर दे दिया V, बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ दे दिया तो V इक्वल्स टू ED के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ ना। तो ये एक
इतनी अमाउंट होती है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका कंटिन्यूअस रोटेशन पॉसिबल है। तो ऐसे केस के अंदर हमें एक स्टेडी करंट जो है वो ऑब्जर्व हो पाएगा, बराबर। तो लिखो एब्सेंस ऑफ, in the absence of external electric field, behavior of conductor, and in the presence of electric field, in the presence of external electric field, और उसमें उसका behavior of conductor लिखो। चलो अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आगे डिस्कस करते हैं, और आप लोग वो 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी स्टडी कर चुके हो और बहुत ही इजी है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ तुरंत दिमाग में आ गया होगा, V इक्वल्स टू आई आर। इन स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशन the current passing through a conductor is directly proportional to the electrostatic potential applied across its two ends. That means I is proportional to V और V is proportional to I, बराबर। तो जो एक कंडक्टर हमने लिया उसके एंड के ऊपर, दोनों एंड्स के अक्रॉस जितना भी हम लोग पोटेंशियल जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा करंट इसमें से पास हो रहा है। ये चीज ओम्स लॉ जो है वो बताना चाहता है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख ले, आई आर इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू, देयरफॉर आर इक्वल्स टू वी बाय आई। यहाँ पर ये R जो है वो अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस इट विल बी कांस्टेंट। रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर वैसे तो हमने कांस्टेंट की तरह लिया, बराबर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की तरह लिया है, बट इट विल नॉट हैपन एवरी टाइम दैट रेजिस्टेंस विल बी कांस्टेंट। मेनी एप्रेटिसेस आर देयर वेयर यू विल फाइंड दैट रेजिस्टेंस गेट्स चेंज्ड, बराबर। और स्पेसिफिक कंडीशन अगर चेंज कर दी उसी मटेरियल के लिए तो भी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो सकता है, बराबर। तो कांस्टेंट मतलब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अभी बोल सकते हैं, बट एवरी टाइम ये रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये ध्यान में रखना। तो R इक्वल्स टू V बाय आई, पहले हम लोग इसका यूनिट लिख लेते हैं, यूनिट इक्वल्स टू वोल्ट पर एम्पियर, बट जनरली ये हम लिखते नहीं है, उसके बदले क्या लिखते हैं, ये सिंबल, और ये सिंबल का नाम है ओम, बराबर। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये इसका जनरेशन एक्चुअली कैसे हुआ, जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस का जनरेशन कैसे हुआ। तो रेजिस्टेंस मतलब क्या, ऑब्स्ट्रक्शन, कहीं जाना है और रास्ते में जो रुकावट आ गई उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो किसको रेजिस्टेंस ये मिला, किसको ऑब्स्टेकल्स ये मिल रहे हैं, कौन जा रहा था, जाने वाले थे चार्जेस। तो इधर चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स अभी हम लोगों ने ले लिए, पॉजिटिव आयंस को छोड़ के जो निकले हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जा रहे थे, और साथ साथ में ये आयंस अपनी मीन पोजीशन के अबाउट कुछ रैंडम मोशन कर रहे थे। तो रैंडम मोशन के दौरान ही वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से पास हुए, तो कभी वो अट्रैक्ट हुए, कभी वो रिपेल हुए, कुछ हो रहा था उनके बीच में, बराबर। तो उनको अगर ये बीच में कोई नहीं होता, पॉजिटिव आयंस नहीं होते, उनकी रैंडम मोशन नहीं हो रही होती, तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली सीधा सीधा यहाँ से पास हो जाते, बट ऐसे नहीं हो रहा। तो जितना ज्यादा इनका ऑसिलेशन या जितना किसी भी तरह से इनको बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, उतना ज्यादा यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जो है वो पाया जाएगा उस कंडक्टर के लिए, बराबर। अभी डिटेल में अभी हम लोग इसको देखेंगे, रैंडम मोशन जो है वो रैंडम मोशन
कैसे, और करंट डेंसिटी जो है वो टर्म देखते हैं, उसके अंदर ये चीज हम लोग डिटेल में आगे देखने ही जा रहे हैं। तो आर मतलब ऑब्स्ट्रक्शन किनको प्रोवाइड हुआ, किसको प्रोवाइड हुआ, किसको लगा वो ऑब्स्ट्रक्शन, चार्जेस को। चार्जेस कौन से, इलेक्ट्रॉन्स जो थे उनको। ये अभी हम लोग कंडक्टर की बात कर रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को, अदरवाइज कुछ और इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल अगर हमने लिया, वो सॉल्यूशन लिया, तो उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो है वो होंगे, बराबर। तो उसके अकॉर्डिंगली मतलब जो भी चार्जेस मूव हो रहे हैं, आयोनाइज्ड गैसेस अगर लेंगे तो उसमें होगा अलग से, जो चार्जेस मूव हो रहे हैं उनको जो ऑब्स्ट्रक्शन लगा रास्ते में वो होगा उसका रेजिस्टेंस, बराबर। तो एक रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला जो है वो भी हमें बनाना है। तो उसके लिए अभी हम कंसीडर करते हैं कि सपोज एक कंडक्टर लिया ऐसे क्रॉस सेक्शन वाला, जिसकी लेंथ जो है वो अभी हमने ले ली L जितनी, बराबर। L लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, बराबर। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कैपिटल A जितना लिया, और इसमें से V करंट, V वोल्टेज एंड I करंट पास होने पर R जितना रेजिस्टेंस जो है वो ऑब्जर्व हो रहा है इस पर्टिकुलर फिजिकल कंडीशन में, राइट। नाउ सपोज मतलब उसको उतना ऑब्स्ट्रक्शन बीच में लगा, जो चार्जेस पास हो रहे थे ना उनको, इलेक्ट्रॉन्स को। अब इसी को मैं आगे उसकी जितनी ही लेंथ वाला और लंबा कंडक्टर बना देती हूँ, बराबर। जितनी लेंथ थी ना उससे और लंबा डबल लेंथ वाला बना दिया। अब ऑब्स्ट्रक्शंस मतलब यहाँ पर बीच में रास्ते में रुकावट आई, यहाँ पर उसको इधर से इधर जाने में तो ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, रेजिस्टेंस मिलेगा, साथ में और रास्ता लंबा है तो और रेजिस्टेंस मिलेगा। मान लो कि रोड पे कहीं पर जा रहे हैं व्हीकल्स लेके, तो व्हीकल लेके जा रहे हैं, अब उसमें अगर रोड थोड़ा सा ही बीच में कुछ खराब है जहां पर ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बराबर, तो आप बोलोगे कि इतने से रास्ते पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन है। अब वही रास्ता जितना आपने कट किया ऑब्स्ट्रक्शन वाला उससे और लंबा होता तो आप बोलोगे कि रास्ते में बहुत सी सारी रुकावटें आई, बराबर, ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा आए। तो यहाँ पर भी लेंथ जो है वो इंक्रीज होने पर आर जो है वो भी इंक्रीज होगा, बराबर ना। लेंथ इंक्रीज हुई तो उतना ज्यादा उसको ऑब्स्ट्रक्शंस लगा, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। सेम वे में यहाँ पर मैं कुछ और क्वांटिटी जो है वो चेंज करती हूँ। ये जो सेकंड मैंने स्लैब लगाया या सेकंड कंडक्टर मैंने उसके लेंथ के अक्रॉस लगाया, उसके बदले अभी हम लोग इसके क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस अगर लगा दे, अगर हमने उसको यहां पर लगा दिया, बराबर, ऊपर एक स्लैब उसके ऊपर दूसरा स्लैब, या एक कंडक्टर के ऊपर दूसरा कंडक्टर, तो ये क्रॉस सेक्शन ए है, ये क्रॉस सेक्शन ए है, मतलब अभी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया, 2 हो गया। अब जो करंट यहां से जा रहा था ना, या चार्जेस जो पास हो रहे थे, उनके पास जो रोड था ना, वो रोड लंबा तो नहीं हुआ, लेंथ उतनी ही रही, बट थोड़ा सा ब्रॉड हो गया। रास्ते में जो गड्ढे थे वो तो उतने ही है, बट अभी वो ब्रॉड हो गया रोड। तो रोड ब्रॉड होगा तो आप व्हीकल जो है वो इजीली उसमें से पास कर पाओगे, बराबर, ऑब्स्ट्रक्शन उतना कम आएगा। तो वाइडनेस अगर इंक्रीज होती है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर इंक्रीज हुआ, तो रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है। इसमें क्या होता था, L अगर इंक्रीज हुई तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा था। यहाँ पर ये क्वांटिटी क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। If we combine these two things, these two relations, R proportional to L and R proportional to 1/A, then combinedly I can write R is proportional to L by A, and as a proportionality constant we write rho. What is rho? Rho is resistivity, resistivity of material,
ये मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी है, वो क्रॉस सेक्शन एरिया उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, बराबर। मैंने एक बार कॉपर लिया तो कॉपर एक पर्टिकुलर ग्रेड का लिया, चाहे उसमें से मैं प्लेट बना लूं या वायर बना लूं या कुछ भी एक वेसल बना लूं, वो सभी केसेस के अंदर रेजिस्टिविटी इतनी ही कंसीडर होगी। हालांकि सभी शेप के हिसाब से उनका रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस अलग अलग मिलेगा, बराबर। तो रेजिस्टेंस के लिए एक और ये फॉर्मूला आया, R इक्वल्स टू रॉ L बाय ए, और ये फॉर्मूला ओम्स लॉ वाला R इक्वल्स टू V बाय I। चलो लिखो। अब इस लेक्चर के अंदर लास्ट क्वांटिटी देख लेते हैं, वो है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय J। Current density is the current passing through perpendicular unit cross sectional area पर क्रॉस सेक्शनल पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो J इक्वल्स टू करंट पासिंग पर परपेंडिकुलर एरिया, ये जनरलाइज फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पर कंडक्टर जो है वो कंडक्टर शो कर देती हूँ। कंडक्टर सपोज ऐसे लिया हमने, और इसमें से जो क्रॉस सेक्शनल एरिया अभी ले रहे हैं वो क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो कि मैंने ऐसे लिया, और इसमें से करंट ऐसे पास हो रहा है I, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके परपेंडिकुलर तो ये वाला हुआ, बराबर। और अभी मुझे जो क्रॉस सेक्शन दिया होगा वो तो इस वाला दिया होगा, बराबर। तो ये A ऐसे आएगा, तो यहाँ पर मुझे ये थीटा जो है A के साथ भी इतना एंगल बना है, मतलब ये A cos थीटा आएगा, बराबर। तो J इक्वल्स टू I बाय ए, ये ऐसे डायरेक्ट सीधा ही क्रॉस सेक्शनल परपेंडिकुलर ही होता तो I बाय ए डायरेक्ट ही लिखना है, अदरवाइज J इक्वल्स टू I बाय ए कॉस थीटा, बराबर। वेयर थीटा इसके ऊपर से अगर हम लोग लिखे I इक्वल्स टू J ए कॉस थीटा, बराबर। तो J डॉट ए ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बराबर। तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी, और जो करंट डेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी, और क्रॉस एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो भी एरिया वेक्टर हमें लेना है, बराबर। एरिया वेक्टर यहाँ पर लेना है, इसलिए ये भी वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी इनटू वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो I इक्वल्स टू J डॉट ए। नाउ एक फॉर्मूला हमें डेंसिटी के साथ इसको रिलेट करते हुए, डेंसिटी नहीं रेजिस्टिविटी से रिलेट करते हुए लेके जाना है। तो हमारे पास अभी है V इक्वल्स टू IR, where R equals to, we have already seen, rho L by A. Also V equals to ED, D मतलब लेंथ लेनी है तो EL लिख सकते हैं, EL I rho L by A, LL कट, E equals to I rho by A. But I by A is what? J. तो J into rho, ये फॉर्मूला बन गया, rho into J। या फिर ये जो रॉ है उसका रेसिप्रोकल होता है सिग्मा, कंडक्टिविटी। सिग्मा का नाम क्या, जो ये रेजिस्टिविटी है तो उसका रेसिप्रोकल हो गया कंडक्टिविटी, बराबर। तो ये भी एक रिलेशन बन रहा है। तो आपको पूछ सकते हैं कि राइट ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखो या कुछ, और करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच रिलेशन डिराइव करो। तो आपको वो V इक्वल्स टू IR तक वो स्टेटमेंट लिखने के बाद लिखना है, और ये डेरिवेशन जो है वो करना है। ये जो न्यू क्वांटिटी आई करंट डेंसिटी, उसका यूनिट क्या होगा, यूनिट तो I किसमें मेजर होगा, एम्पियर। ये किसमें, क्रॉस सेक्शनल एरिया मीटर स्क्वायर में। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका,
करंट, करंट किस में मेजर होता है, वो तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए उसका हो जाएगा ए खुद, ये डिनोमिनेटर में है एरिया, तो वो हो जाएगा L-2 मीटर स्क्वायर, मतलब L-2 न्यूमरेटर में जाएगा तो -2, तो L-2 A1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर करंट डेंसिटी। चलो नोट करो। So here we come to the end of this lecture, and in the next lecture we will be continuing with the topic of drift velocity.